चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो शायद हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे। हम बात करने वाले हैं उस जिंदगी की जिसे जिया नहीं गया और उसकी असल कीमत क्या होती है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है ना? जरा सोचिए इस बारे में। क्या ऐसा हो सकता है कि जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट लगे, हमारी अपनी लगे, लेकिन अंदर ही अंदर सच कुछ और ही हो? तो इस सवाल को और गहराई से समझने के लिए ना एक कहानी से शुरुआत करते हैं, अमित की कहानी। और ये एक ऐसी कहानी है जिसे शायद हम में से कई लोग कनेक्ट कर पाएंगे। लगेगा कि अरे ये तो हमारी ही बात हो रही है। तो सीन कुछ ऐसा है, रात के 9 बज रहे हैं, गुड़गांव का एक आईटी ऑफिस। लाइट्स अभी भी ऑन है और हवा में ना वो काम का प्रेशर, वो बोझ साफ महसूस हो रहा है। और अमित उसको काम करते करते 14 घंटे हो चुके हैं। सोच कर देखिए। और हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, ये तो अब लगभग रोज का रूटीन बन गया है। लेकिन यहां पे जो सबसे दिलचस्प चीज है ना, वो है एक डिस्कनेक्ट। स्क्रीन पर तो एक्सेल शीट खुली है, नंबर्स हैं, चार्ट्स हैं, पर अमित का मन वो तो यहां है ही नहीं, बिल्कुल कहीं और है। जिस्म ऑफिस में कैद है, लेकिन रूह वो आजाद होना चाहती है। और इसी भटके हुए मन के बीच अचानक एक छोटी सी चीज होती है, एक ऐसी चीज जो सब कुछ बदल सकती है, एक चिंगारी जो एक बहुत बड़े सवाल को जन्म देती है। तो काम की थकान के बीच अमित अपना फोन उठाता है और बस यूं ही माइंडलेसली स्क्रॉल करने लगता है। और तभी उसकी आंखों के सामने एक ट्रैवल ब्लॉगर की पोस्ट आती है। पहाड़, नदियां, खुला आसमान। देखिए, ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, ये उस जिंदगी की एक झलक है जिसे वो जीना चाहता है। एक ऐसी जिंदगी जो उसकी अभी की जिंदगी से मीलों मीलों दूर है। और बस उस एक फोटो को देखकर उसके अंदर से एक सवाल उठता है, शायद एक ऐसा सवाल जिसे वो सालों से अपने आप से पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। क्या मेरी पूरी लाइफ बस ऐसी ही निकल जाएगी? सुबह से रात, ऑफिस, एक्सेल शीट्स, डेडलाइंस, बस यही? क्या मेरी कहानी का अंत बस यही है? तो चलिए अब इस कहानी के सबसे बड़े पैराडॉक्स को समझते हैं कि अमित की दुनिया बाहर से लोगों को कैसी दिखती है और वो अंदर से असल में कैसा महसूस करता है। देखिए, बाहर की दुनिया के लिए तो अमित एक सक्सेस स्टोरी है, बिल्कुल। लिंक्डइन पर प्रमोशन के पोस्ट डालता है तो बधाइयां आती हैं, माँ बाप गर्व से कहते हैं हमारा बेटा तो सेट हो गया है। लेकिन अंदर अंदर से वो बिल्कुल खोखला महसूस करता है, खाली। ये सारी तारीफें, ये सक्सेस उसे रत्ती भर भी खुशी नहीं दे पा रही। और बात सिर्फ अमित की नहीं है। ये जो खालीपन वाली फीलिंग है ना, ये आज के टाइम की एक बहुत बड़ी और बहुत आम समस्या बन चुकी है, भले ही हम इस पर खुलकर ज्यादा बात ना करते हो। और यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे डेटा है, प्रॉपर नंबर्स हैं। गैलप, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी रिसर्च कंपनी है, उसके एक सर्वे के मुताबिक भारत में सिर्फ 21% लोग अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। सिर्फ 21%। इसका मतलब समझते हैं? लगभग 80% लोग, यानी हर 10 में से 8 लोग बस काम कर रहे हैं, बिना किसी जोश, बिना किसी जुनून के। ये नंबर, ये सच में चौंकाने वाला है। तो ये सारी बातें हमें इस चर्चा के सबसे जरूरी सवाल पर ले आती हैं। हम सब पैशन फॉलो करने की बात तो करते हैं, लेकिन शायद हम सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए। सवाल ये नहीं है कि पैशन को फॉलो करना एक लग्जरी है या नहीं। असली सवाल तो ये है कि इसे फॉलो न करने की कीमत क्या है, ये हमें कितना महंगा पड़ रहा है। तो आइए अब इस पर बात करते हैं। अगर पैशन को फॉलो न करना इतना महंगा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैशन है क्या, आता कहाँ से है? और यहाँ हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक ये है कि पैशन कोई खजाना है जो हमारे अंदर कहीं छुपा हुआ है और बस एक दिन जादू से वो हमें मिल जाएगा, राइट? लेकिन सच पता है क्या है? सच ये है कि पैशन कोई ढूंढने वाली चीज है ही नहीं, ये बनाने वाली चीज है, एक स्किल की तरह जिसे वक्त, मेहनत और प्रैक्टिस से विकसित किया जाता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर पैशन अंदर ढूंढने से नहीं मिलता, तो फिर ये आता कहाँ से है? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसे बनाया कैसे जाता है? इसका जवाब शायद जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल दे, और इसी के बारे में हम बात करेंगे अगले हिस्से में। पैशन, एक ऐसा शब्द जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, जिसके पीछे शायद भागते भी हैं, पर यह है क्या?
ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमें से ज्यादातर लोगों को परेशान करता है ना? तो चलिए आज इसी पैशन के पीछे का सच जानते हैं, देखते हैं कि आखिर बात क्या है। तो अगर कभी ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर तो कोई पैशन ही नहीं है, मैं क्या करूं, तो एक बात सुनिए, ऐसा सोचने वाले अकेले नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, ये किसी की गलती नहीं है। तो बात करते हैं पैशन की पहेली की। ये ना सच में एक पजल जैसा लगता है। बहुत से लोग इसके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश में ही लगे रहते हैं। चलिए आज इसे मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब पैशन की बात आती है ना, तो मोटे तौर पर लोग दो तरीकों से सोचते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं यार ये पैशन वैशन कुछ नहीं होता, सब फालतू की बातें हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो मानते हैं कि हाँ पैशन तो होता है, बस मुझे अभी तक अपना वाला मिला नहीं। पर क्या हो अगर इन दोनों के अलावा एक तीसरा, एक साइंटिफिक जवाब भी हो? और यहीं पर साइंस हमारी मदद करता है। ये हमें दो तरह के माइंडसेट के बारे में बताता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। और यही दोनों तय करते हैं कि हम पैशन को कैसे देखते हैं। ये कोई हवाई बात नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च बताती है कि हमारा सोचने का तरीका, हमारा माइंडसेट सब कुछ बदल सकता है, लिटरली सब कुछ। तो ये दो माइंडसेट हैं क्या? देखिए, जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो सोचते हैं कि पैशन एक खजाना है जो कहीं छिपा हुआ है और एक दिन उन्हें मिल जाएगा। पर जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो पैशन को एक पौधे की तरह देखते हैं, एक बीज जिसे बोना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर वो एक बड़ा पेड़ बनता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है दोनों में। तो सवाल ये है कि उस पौधे को उगाएं कैसे? रास्ता क्या है? जवाब है स्किल, आपका हुनर। ये एक सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले कोई भी एक स्किल पकड़िए और उसे डेवलप करना शुरू कीजिए। दूसरा स्टेप, जब आप उस स्किल में अच्छे हो जाते हैं आपको ऑटोनॉमी मिलती है, मतलब आप उस पर कंट्रोल महसूस करते हैं। और बस यहीं से तीसरे स्टेप में पैशन पर अपना शुरू होता है। तो बात बिल्कुल साफ है, पहले काम आता है, पहले मेहनत आती है और फिर पैशन आता है। पैशन कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो तो मेहनत का रिजल्ट है। चलिए इस पूरी थ्योरी को एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है नेहा की। नेहा 34 साल की हैं, शादीशुदा हैं, बच्चे हैं और उनका एक सपना था एक शेफ बनने का। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने केक बेक करने की कोशिश की, पहली कोशिश, और वो एक डिजास्टर था। केक बिल्कुल खराब बना और बस उनका सारा कॉन्फिडेंस, सारी हिम्मत चकनाचूर हो गए। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 80%। जी हाँ, ये वही मोमेंट होता है, वो पहली नाकामी जहां 80% लोग हार मान लेते हैं। वो सोच लेते हैं शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन नेहा ने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा कोशिश की। और यही तो वो ग्रोथ माइंडसेट है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। और इस बार उनका केक बहुत अच्छा बना, वो कामयाब हुई। फिर धीरे धीरे उन्हें ऑर्डर्स भी मिलने लगे। उनका स्किल जैसे जैसे बढ़ रहा था, उनका पैशन भी बढ़ रहा था। वो बीज अब पौधा बन रहा था। और जैसे जैसे नेहा अपने काम में माहिर होती गईं, उन्होंने एक बहुत ही कमाल की, एक जादुई चीज महसूस करना शुरू किया, जिसे कहते हैं फ्लो स्टेट। ये फ्लो स्टेट क्या है? ये वो हालत है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। आप बस काम कर रहे होते हैं और मजा आ रहा होता है। ये एक जबरदस्त फोकस और खुशी वाली स्टेट है। और ये कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा लगाइए। रिसर्च कहती है कि फ्लो स्टेट में प्रोडक्टिविटी 500% तक बढ़ सकती है। 500%। यही है वो इनाम। वो जो शुरू में मुश्किलें आईं, जो मेहनत लगी, ये उसका फल है। जब आप किसी स्किल में इतने अच्छे हो जाते हैं तो वो काम नहीं लगता, वो पैशन बन जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि पैशन मिलता नहीं है, उसे बनाना पड़ता है, उगाना पड़ता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये पता ही ना हो कि कौन सा बीज बोना है तो शुरू कहाँ से करें? इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे अगले विश्लेषण में। नमस्कार, कभी ये सोचा है कि दुनिया में इतने सारे हजारों करियर ऑप्शन हैं, लेकिन हम सब कुछ गिने चुने रास्तों पर ही क्यों अटके रह जाते हैं? आज चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस पर जरा गहराई से बात करते हैं।
जरा इस नंबर को देखिए, 12,000 से भी ज्यादा। दुनिया में इतने करियर के रास्ते मौजूद हैं। मतलब ये एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है जिसमें हर किसी की दिलचस्पी और टैलेंट के लिए कुछ ना कुछ तो है ही। पर सवाल ये है कि इनमें से कितनों के बारे में हमें सच में पता है। और असलियत तो यही है ना, कि ज्यादातर लोगों को मुश्किल से 10 या 15 करियर के बारे में ही जानकारी होती है। तो सोचिए, क्या ये हमारी कमी है या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम और समाज में ही कोई बड़ी गड़बड़ है जो हमें इन हजारों रास्तों को देखने ही नहीं देता। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि किसी एक चीज में जल्दी से स्पेशलाइज कर लो, बस उसी में आगे बढ़ो। पर क्या ये सच में कामयाबी की गारंटी है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी शुरुआत करना असल में एक नुकसान का सौदा हो सकता है? अच्छा, यहीं पर राइटर डेविड एप्स्टीन का एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट सामने आता है, सैम्पलिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि किसी एक फील्ड में मास्टर बनने से पहले अलग अलग चीजों को आजमाने का, उन्हें एक्सपीरियंस करने का एक फेज। कह सकते हैं कि ये खोजबीन का टाइम है। और यहीं पर एक बहुत मजेदार बात पता चलती है। रिसर्च ये साफ साफ दिखाती है कि जो लोग बहुत जल्दी किसी एक चीज में बंध जाते हैं ना, उन्हें लंबे समय में अक्सर नुकसान ही होता है। और दूसरी तरफ जो लोग सैम्पलिंग करते हैं, मतलब अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, उनके सफल होने के चांसेस कहीं कहीं ज्यादा होते हैं। इसका एक सबसे शानदार उदाहरण है रॉजर फेडरर। पता है, उन्होंने सिर्फ टेनिस पर फोकस करने से पहले कई कई अलग अलग खेल खेले थे, स्कीइंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल, और इन सब ने मिलकर उनके ओवरऑल एथलेटिक स्किल को बनाने में बहुत मदद की। और अपने MS धोनी को ही ले लीजिए, क्रिकेट के लेजेंड बनने से पहले वो एक बेहतरीन फुटबॉल गोलकीपर हुआ करते थे, और उस खेल से जो एक्सपीरियंस मिला उसने उन्हें एक तेज और एकदम अलग विकेट कीपर बनने में मदद की। तो ये एक और सबूत है कि वो सैम्पलिंग पीरियड कितना जरूरी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अपना रास्ता खोजें तो खोजें कैसे? इसके लिए ना एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट चाहिए। हमें हमेशा से ही यही कहा जाता है कि अपने अंदर झांको, अपने पैशन को ढूंढो, लेकिन शायद ये सलाह ही अधूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि पहला कदम अंदर देखना नहीं, बल्कि बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। सोचिए, बिना बाहरी दुनिया के एक्सपीरियंस और जानकारी के सिर्फ अंदर झांकने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं। पहले ये डेटा तो इकट्ठा करना पड़ेगा ना कि दुनिया में है क्या क्या। तो चलिए अब देखते हैं कि ये किया कैसे जा सकता है। इसके लिए ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल और असरदार फॉर्मूला है जिसे हम 3E फॉर्मूला कह सकते हैं। ये फॉर्मूला करियर की खोज को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस बना देता है। बहुत सिंपल है। देखिए, पहला E है एक्सप्लोर, मतलब 30 दिनों तक रोज सिर्फ 30 मिनट नए नए करियर के बारे में जानना है, बस। फिर आता है दूसरा E, एंगेज। अब जो भी ऑप्शंस मिले उनमें से 5-7 को शॉर्टलिस्ट करके हर एक में करीब 20 घंटे लगाने हैं। और आखिर में तीसरा E, एक्सेल। अब उस लिस्ट में से एक को चुनिए और उसमें स्किल्स बनाना शुरू कर दीजिए। इस फॉर्मूले का जो सबसे पावरफुल हिस्सा है ना, वो इंगेज वाले स्टेप में छिपा है। इसे कहते हैं 20 घंटे का नियम। ये सच में एक गेम चेंजर है। ये किसी भी करियर में पूरी तरह से कूदने से पहले उसे टेस्ट करने का एक लो रिस्क तरीका है। और यही है वो सबसे अहम बात, सिर्फ 20 घंटे। किसी भी नई स्किल या फील्ड में सिर्फ 20 घंटे लगाने से ये एकदम साफ हो जाएगा कि इसमें दिलचस्पी है या नहीं, ये अपने लिए बना है या नहीं। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट सालों की बर्बादी से बचा सकता है। ये फॉर्मूला सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में इसे लागू करना उतना आसान है नहीं। कुछ असली रुकावटें हैं जो हमें रोकती हैं। लेकिन एक चीज़ है, एक बहुत बड़ी चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को इस खोज के रास्ते पर आगे बढ़ने ही नहीं देती। एक ऐसी दीवार जिसे पार करना बहुत मुश्किल लगता है। और वो है हमारी जिम्मेदारियां, हमारी EMI और फेल होने का डर। ये डर कि अगर कुछ नया ट्राई किया और सफल नहीं हुए तो क्या होगा। बस यही दो चीज़ें हमें एक ही जगह पर जकड़ कर रखती हैं। तो सवाल ये है कि इन असली रुकावटों से कैसे निपटा जाए, ये EMI और डर के चक्र को कैसे तोड़ा जाए। जब तक हम इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढते, तब तक कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्लान अधूरा है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी ऐसा लगा है कि अपनी ही नौकरी में फंस गए हैं? मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं कुछ गलत है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम इसी मॉडर्न करियर ट्रैप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। चलिए,
एक सीधी, थोड़ी चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। ये जो नौकरी में फंसे होने का एहसास है ना, ये कोई व्यक्तिगत नाकामी नहीं है। सच तो ये है कि इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो इसी को कहते हैं द मॉडर्न जॉब ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जिसे बहुत ही चालाकी से बनाया गया है, जिसमें हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। आइए समझते हैं कि आखिर ये जाल है क्या और ये काम कैसे करता है। असल में इस जाल की 3 अदृश्य दीवारें हैं। पहली है ईएमआई का जाल। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, इन सब के चक्कर में हम एक ऐसी नौकरी से बंध जाते हैं जो शायद हमें पसंद भी नहीं। दूसरी दीवार है समाज का दबाव, अरे लोग क्या कहेंगे का डर। और तीसरी, जो आजकल बहुत चल रही है, वो है हसल कल्चर की बढ़ाई करना। मतलब ये मानना कि 2400 घंटे काम करना ही कामयाबी है। और इसका नतीजा ये है कि ये सिस्टम सिर्फ हमारी खुशी नहीं छीन रहा, ये धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी को ही खा रहा है। हर दिन एक जैसा, सपने और शौक सब पीछे छूटते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है भी? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसे समझने के लिए चलिए अमित की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है। देखिए, अमित भी इसी ट्रैप में फंसे थे। काम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि एक दिन उन्हें पैनिक अटैक आ गया, और बस वही पल था, वही उनका ब्रेकिंग पॉइंट था। उस एक पल ने उन्हें रुकने और सोचने पर मजबूर कर दिया। और तभी उन्हें अपना एक भूला बिसरा शौक याद आया, लकड़ी पर नक्काशी यानी वुड कार्विंग। और देखिए, अमित ने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा। पहले दिन सिर्फ 45 मिनट प्रैक्टिस की, बस। धीरे धीरे लगभग 20 घंटे की प्रैक्टिस के बाद ये शौक एक असली हुनर में बदलने लगा। 1 साल के अंदर उन्होंने अपना काम दिखाने के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, और दूसरे साल तक वो इससे एक अच्छी खासी साइड इनकम कमाने लगे थे। सोचिए जरा, छोटे छोटे कदम लेकिन लगातार, और नतीजा? आज अमित अपनी मेन जॉब के साथ साथ अपने जुनून से हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक कमा रहे हैं। अमित की कहानी से जो सबसे गहरी बात समझ आती है वो ये है कि हर इंसान को जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसका अपना हो। देखिए, नौकरी कंपनी की है, ईएमआई बैंक की है, लेकिन एक जुनून, एक हुनर, वो हमारा होता है। तो सवाल ये है कि ये तरीका काम क्यों करता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं इकिगाई। इकिगाई ये एक जापानी शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है जीने की वजह। वो चीज जो किसी को सुबह बिस्तर से उठने का मकसद दे, एक जोश दे। तो इकिगाई को समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में देखते हैं। पहला, वो काम जो करना अच्छा लगता है। दूसरा, वो काम जिसमें कोई माहिर है। तीसरा, वो काम जिसके लिए पैसे मिल सकते हैं। और चौथा, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती हैं, बस वही इकिगाई है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, इकिगाई कोई छिपे हुए खजाने जैसा नहीं है जो एक दिन अचानक से मिल जाएगा। नहीं, इकिगाई मिलता नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, रोज थोड़ा थोड़ा, ठीक वैसे ही जैसे अमित ने किया। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि कोई अपना इकिगाई बनाए तो बनाए कैसे? आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? शुरुआत इतनी आसान है कि कोई भी कर सकता है। पहला स्टेप, आज अभी 30 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए जिनमें जरा सी भी दिलचस्पी हो। लिखना, कोडिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, कुछ भी। और दूसरा स्टेप, कल उस लिस्ट में से कोई भी एक चीज सिर्फ 30 मिनट के लिए ट्राई कीजिए, बस सिर्फ 30 मिनट। अच्छा, अब आते हैं इस बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर। यह है 55% चैलेंज। सच तो ये है, और ये सुनना शायद अच्छा ना लगे, कि लगभग 85% लोग ये सब जानने के बाद भी कुछ नहीं करेंगे। जानकारी लेना एक बात है और उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। लेकिन एक सवाल है, क्या होगा अगर कोई उन 15% में शामिल हो जाए जो सच में एक्शन लेते हैं? जरा सोचिए, अगर वो एक छोटा सा कदम उठा लिया जाए तो क्या अगली कहानी अमित की जगह किसी और की नहीं हो सकती?